तो आज का टॉपिक हमारा है चेंज इन, इससे पहले वाला क्या किया था, चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। यस, वो बिल्कुल क्लियर हो गया सारा। फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारी, इफ डिमांड रिमेन कांस्टेंट और सप्लाई क्या हो जाए, इंक्रीज। पहले हमने क्या किया था, सप्लाई कांस्टेंट रखा था और डिमांड क्या किया था, इंक्रीज किया था। अब बेसिक डायग्राम बना लेते हैं हम। एक्स एक्सिस जीरो, वाई सबसे पहले लिखा करो। यहाँ क्या लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ प्राइस। सबसे पहले आपको देखो, मैं डायग्राम बनाता हूँ तो लेबलिंग करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर अब मैं तो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि भाई मेरे पास तो यहाँ स्केल यूज में करता नहीं हूँ, बाकी आपको तो करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आप बनाओगे तो ना हो। अब आपको क्या करना है, बेसिक मार्केट इक्विलिब्रियम बना लेना है। तो बेसिक मार्केट इक्विलिब्रियम हमने बना लिया। ये मार्केट इक्विलिब्रियम था, सप्लाई डिमांड पी क्यू ई, ये हो गया हमारा बेसिक मार्केट इक्विलिब्रियम। अब जो कंडीशन क्या बोल रही है वो करना है। तो कंडीशन बोल रही है कि सप्लाई क्या हो जाए, इंक्रीज। तो व्हाट डू मीन बाय इंक्रीज इन सप्लाई, बताइए बच्चे। इंक्रीज इन सप्लाई का क्या मतलब है। तो देखिए, ये यहाँ तक हमारा बेसिक डायग्राम आ गया। अब हम कह रहे हैं कि सप्लाई इनके, तो सेम प्राइस पे सेम प्राइस बढ़ा दी और ये सप्लाई जो है वो राइटवर्ड कर दो आप, और ये पैरेलल रख, डिफरेंस सेम रखा करो आप लोग डायग्राम बनाते हो तो डिफरेंस सप्लाई कर्व बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए दूसरे सप्लाई कर्व के, तो डायग्राम अच्छा लगता है। तो अब ये नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये ई था, ये हो गया E1, ठीक है, सेम प्राइस पे नया इक्विलिब्रियम आ गया। सॉरी, नया इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम यहाँ आएगा। इसको तो हम F पॉइंट बोल देते हैं। ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम ई से E1, नया इक्विलिब्रियम तो यहाँ आएगा ना। तो ये अगर आपसे पूछे कि व्हाट मीन बाय इंक्रीज इन सप्लाई, तो इंक्रीज इन सप्लाई मतलब ऑन द सेम प्राइस व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, दैट्स इट। अब उसका क्या इंपैक्ट आएगा वो बाद की बात है अभी। अगर व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो फिर आप बोलोगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगी घटेगी या क्वांटिटी क्या होगी, वो बात की कहानी है। आप तो बस इतना सा आंसर पूछा था मैंने कि व्हाट मीन बाय इंक्रीज इन सप्लाई, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑन द सेम प्राइस व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। ये हो गया। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगी, प्राइस, इक्विलिब्रियम। अब हम पूछते हैं कि इसका फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या आएगा। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो फर्स्ट आएगा इम्पैक्ट इफेक्ट वाला, कि व्हाट विल बी द, क्वेश्चन आएगा कि इफ सप्लाई डिमांड रिमेन कांस्टेंट सप्लाई इंक्रीज देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो पहले तो ये क्वेश्चन आएगा, तब आप ये बताएंगे सारा, बढ़िया रिजल्ट लिखेंगे। क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस तो कम हुई है और क्वांटिटी बढ़ी है, तो यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्राइस डिक्रीजेज और क्वांटिटी। तो ये तो फर्स्ट आ गया, इसी के 4 पॉइंट बना के लिखने हैं, ये होमवर्क दिया था मैंने। अब इस पे सेकंड क्वेश्चन आता है चैन इफेक्ट। तो चैन इफेक्ट कौन बताएगा, क्या होगा बताओ इसमें चैन इफेक्ट। सबसे पहले क्या होगा, सप्लाई का शिफ्ट हो जाएगा S से S1, ठीक है। उसकी वजह से फिर क्या होगा, देयर विल बी EF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया ना, देखो ये सप्लाई हो गया, एक्सेस सप्लाई, डिमांड तो उतना, सप्लाई ज़्यादा होगा। सप्लाई ज़्यादा होगा तो कंपटीशन सेलर्स में होता है, वो तो वही बेसिक आंसर है हमारा। कंपटीशन सेलर्स में होगा तो प्राइस कम करेंगे, प्राइस कम करेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइसेस देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड फ्रॉम E to E1 एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई फ्रॉम F to F1, F to F1। लिखो इसको, आंसर को लिखो फटाफट, लिखना पड़ेगा ना अब, या नोट्स में लिखना पड़ेगा आपको। ये चेन ऑफ इफेक्ट में यहाँ लिखना पड़ेगा, पॉइंट बना के लिखिए यहाँ। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बोलो, सप्लाई कर्व, नॉट डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम S to S1 ऑन द सेम प्राइस, ये पूरा लाइन लिखो। व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम S to S1 ऑन द सेम प्राइस। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, EF
ई एफ इक्वल्स टू, देखो ये सेम प्राइस यहाँ बना दो आप चाहो तो, ये सेम प्राइस, डायग्राम में भी करेक्शन कर लेना है, डायग्राम में भी करेक्शन नहीं करते तो दिक्कत आ जाती है फिर, डायग्राम में भी करेक्शन करो, ये बनाओ ऑन द सेम प्राइस, इसको एफ लिख दिया आपने, ये डायग्राम में करेक्शन कर लेना। ऑन द सेम प्राइस क्या होगा, सप्लाई का शिफ्ट हो गया, तो अब ये ई एफ, जो ई एफ है वो क्या आ गया, एक्सेस सप्लाई, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ई एफ इक्वल्स टू एक्सेस सप्लाई। थर्ड पॉइंट क्या होगा, सप्लाई देयर विल बी कंपटीशन अमंग द सेलर्स, ड्यू टू द एक्सेस सप्लाई देयर विल बी कंपटीशन अमंग द सेलर्स। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ड्यू टू कंपटीशन प्राइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सॉरी, प्राइस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ये देखो प्राइस स्टार्ट डिक्रीजिंग, एज प्राइस डिक्रीजेज क्या होगा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एज प्राइस डिक्रीजेज देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड फ्रॉम ई टू E1 एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई फ्रॉम F टू E1, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेज देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड फ्रॉम E टू E1 एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई फ्रॉम F टू E1 सॉरी। लास्ट पॉइंट क्या होगा, लास्ट पॉइंट होगा E1 इज द इक्वल्स टू न्यू इक्विलिब्रियम, P1 इक्वल्स टू न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और Q1 इक्वल्स टू न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये लास्ट पॉइंट होगा। E1 इक्वल्स टू न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सॉरी न्यू इक्विलिब्रियम, E1 इक्वल्स टू न्यू इक्विलिब्रियम, P1 इक्वल्स टू न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और Q1 इक्वल्स टू न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, नोट कर लिया क्या, एंजेलिना आप पढ़ के बताओ एक बार क्या लिखा। Supply curve shift from S to S1 on the same price. करेक्ट, Second, EF is equals to excess supply. करेक्ट, Third, due to excess supply, there will be competition among the sellers. परफेक्ट, Fourth, due to competition, the price will start increasing. Oh, sorry. Decreasing. The price will start decreasing. Fifth, as price decreases, there will be contraction of price from E to प्राइस E1. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, Oh, sorry, supply. नो Contraction of supply. गलत, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, हाँ सॉरी सही है, सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, सॉरी सही है, कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला केस, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट वाला केस जो हमारा है वो हम ले लेते हैं, इफ इसके पैरेलल ले लेते हैं, क्या होगा, डिमांड इज कांस्टेंट और सप्लाई क्या हो जाए, डिक्रीज, पहले इंक्रीज किया था अब डिक्रीज करना है, तो बेसिक डायग्राम बना लो, मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिस किया करो डायग्राम की, होमवर्क तो भेजना ही है आपको ना। दिस इज द बेसिक डायग्राम, PQ ES, ये बेसिक डायग्राम बन गया। अब कंडीशन क्या बोल रही है, सप्लाई को डिक्रीज करना है, तो बताओ व्हाट यू मीन बाय डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई का क्या मतलब है, सेम प्राइस है ना, ऑन द सेम प्राइस सप्लाई करो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड, देखो थोड़ा सा गैप ज़्यादा आ गया है, मैं बार बार इरेज नहीं कर रहा हूँ, ये 2 हो गया ना, ये नया इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है ना, इसको हम G पॉइंट ले लेते हैं, ये ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स बना देंगे, तो एक्सप्लेनेशन बॉक्स में यहाँ आ जाएगा ओरिजिनल,
ये कलर दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. प्राइस P P2, क्वांटिटी Q Q2, इक्विलिब्रियम E E2. Now what will be the result? रिजल्ट क्या होगा? बोलो। प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी क्या होगी? कम। प्राइस बढ़ेगी उसका अपोजिट, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम। ये रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया कि इफ डिमांड रिमेन कांस्टेंट, सप्लाई डिक्रीजेस, व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम एंड प्राइस? सो इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी डिक्रीज। यहां तक क्लियर है क्या? दोनों एक साथ समझ में आ रहे हैं? वाइस वर्सा है। Yes, sir. ना अब उसके बाद इसका चेन ऑफ इफेक्ट। तो एक मैं बता रही हूँ। हाँ देखो, जो सप्लाई का होगा वो फ्रॉम S2 जाएगा ऑन द सेम प्राइस। करेक्ट। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इक्वल्स टू द इक्वल्स टू द एक्सेस ऑफ सप्लाई का। नो, थिंक बिफोर स्पीक। इक्वल्स टू सप्लाई का हो जाएगा इजी। वो। EF कहाँ आ गया? यहाँ तो इजी हो गया। इजी इक्वल्स इजी, हाँ सॉरी, इजी इक्वल्स टू क्या होगा? इसमें क्या था? एक्सेस सप्लाई। तो यहाँ क्या होगा? अब सप्लाई कम हुई है तो यहाँ एक्सेस डिमांड होगा। एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड देन So due to excess demand, there will be a competition among buyers. करेक्ट। फिर जैसे ड्यू टू कंपटीशन प्राइस होगी जो इंक्रीज होने लग जाएगी। बिल्कुल, प्राइस बढ़ेगी तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ये सेम प्राइस है। अब यहाँ से प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगी, ये प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मतलब G2, देखो G2 E2, ये तो क्या होगा? हाँ सर, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और E2 E1 E2 सॉरी, ये होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड होगा कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कर्व है ना ये तो, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट आएगा सम एक्सेप्शनल सिचुएशन, जिसके अंदर पहला क्या आएगा? इफ डिमांड इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब परफेक्टली इलास्टिक ले लेते हैं डिमांड, इलास्टिक, और उसमें फिर सप्लाई क्या कर लेते हैं? इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए अब तो एक बार आपको समझ में आ गया ना तो आपको इतना इजी लगेगा, इसे इजी कुछ भी नहीं लगेगा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, वो आगे भी 12th में भी काम आएगा, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से इजी तरीके से समझा के पढ़ा रहा हूँ। ये आगे भी काम आएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ और पूरी लाइफ में काम आता है ये, क्योंकि मार्केट में कैसे प्राइसेस बढ़ती है, कैसे डिक्रीज होती है, और उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे कंट्रोल करें। फ्रिक्वेंटली आप देखते हो बहुत सारी कमोडिटीज़ की प्राइस, जैसे आपने अभी देखा था टमाटो की प्राइस कहाँ पहुँच गई थी, तो कैसे बढ़ी, क्या हुआ, ये सब यही इसी में आंसर होता है सबका। तो रियल लाइफ में भी काम आते हैं। क्वान्टिटी डिमांड एंड क्वान्टिटी सप्लाई भी लास्ट में मैं सब जब पूरा हो जाएगा ना, अभी तो मैं आपको टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ, फिर इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। लेना है परफेक्टली इलास्टिक, तो ये डिमांड कर्व लेना है हमारे को, और ये हमने ले लिया सप्लाई। ये इनिशियली डायग्राम बन गया, ये डायग्राम बनेगा, और ये इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि ये डिमांड इक्वल्स टू क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। अब हम भाई कि इंक्रीज इन सप्लाई का क्या मतलब है यहाँ? बोलो। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब राइट वर्ड, सेम प्राइस पे, ये हो गया इंक्रीज इन सप्लाई। ये न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इससे E1 वैसे Q1। एक्सप्लेनेशन बॉक्स ही बना रखा है इसमें तो बस केवल,
एक्सप्लेनेशन बॉक्स में यहाँ जाएगा ओरिजिनल इफ डिमांड इक्वल्स टू इन्फिनाइट और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो देखो प्राइस पी नो चेंज, क्वांटिटी Q1, इक्विलिब्रियम E और रिजल्ट क्या आया बच्चे? सर प्राइस कांस्टेंट और क्वांटिटी राइज हुई है। यस, रिजल्ट प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी बढ़ गई। ये देखिए क्वांटिटी बढ़ गई। क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट वाला, अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट कैसे, इफ डिमांड क्या है और सप्लाई क्या हो जाए, डिक्रीज। तो बेसिक डायग्राम बनाइए। सप्लाई सॉरी, बेसिक डायग्राम मतलब डिमांड ये रहेगा, ये सप्लाई रहेगा, इक्विलिब्रियम है, ये क्वांटिटी है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज मतलब सेम प्राइस पे लेफ्टवर्ड ऐसे S2 न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स, now price P no change, quantity Q2, equilibrium E2. What will be the result now? प्राइस कांस्टेंट क्वांटिटी फॉलो है। Result price constant and quantity फॉल्स। बताओ बच्चे, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। अब इसके आगे वाला क्या होगा, कर लोगे? हाँ यस सर। आगे वाला अब आप करके लाओगे एज योर होमवर्क। तो दो कंडीशन है, इफ डिमांड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 और सप्लाई इंक्रीज हो, और इफ डिमांड इक्वल्स टू 0 और सप्लाई क्या हो जाए, सप्लाई डिक्रीज। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये देखना है हमारे को। तो इसमें देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है कि जैसे अभी हमने देखा कि इफ डिमांड रिमेन कांस्टेंट सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज, तो अब क्वेश्चन आता है कि सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज क्यों होगी, तो उसके फैक्टर की वजह से ही तो होगी, यस और नो। ऐसे ही अगर डिमांड सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो उसके रीजन क्या होते हैं, देखो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, ये हम ऑलरेडी डिमांड में पढ़ चुके हैं कि प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर की वजह से क्या होगा, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होगा, यस और नो। जैसे इधर देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि डिमांड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई एन और वाई डी, दीज डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे हमने, यस और नो। Yes, sir. तो ये जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, तो इसमें प्राइस को छोड़ के प्राइस कांस्टेंट रहता है, और इनमें जब चेंज होता है तो डिमांड का क्या होता है, इंक्रीज फ्लक्चुएट होता है, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट होता है। लेफ्ट शिफ्ट।
प्राइस की वजह से मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व होता है, और बाकी प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर क्या करेंगे, या तो उसको राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे या लेफ्टवर्ड। तो यही तो टॉपिक, यही तो है। देखिए इधर, इंक्रीज राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन इनकम ऑफ नॉर्मल। तो वही पॉइंट जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, वो जब फेवरेबल चेंज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो राइटवर्ड शिफ्ट का ये दे रखा है कि राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, ठीक है। तो ये वो बता रखा है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो क्या केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पर्टिकुलर मैं आपको आगे क्वेश्चंस दिखाऊंगा इसके केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का इंपैक्ट पूछ लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां डायरेक्ट आपको अज्यूम ना करके आपको ये केस दे दिया, जैसे कि फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड सपोज ऐसे बोल दिया कि इफ द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एंड ड्यू टू सम रीजन प्राइस डिक्रीजेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। आ सकता है? Yes, sir. समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं आपको? मतलब अगर क्वेश्चन को घुमाना हो तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स डाल देंगे आपके। तो अब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस फॉल होगी, तो अब डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा आपको पता है। सो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी। राइटवर्ड शिफ्ट में आ रहा है ना, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो मतलब ये केस कौन सा हो गया कि सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीज। यस और नो? बाकी आंसर सारा सेम रहेगा, बस एक ट्विस्ट डाल दिया छोटा सा, वो आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है? Yes, sir. जैसे ये आ गया, यहां आ गया, जैसे कि इफ द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एंड if the increase in income of increase in income for the inferior goods, then what will be impact on the market equilibrium। तो अब increase the income for the inferior goods हो गई तो क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़ गई तो inferior goods पे क्या होगा, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वो आपको बस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर का किस पे, डिमांड पे फर्क पड़ रहा है या सप्लाई पे फर्क पड़ रहा है, और फर्क पड़ रहा है तो क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है या नेगेटिव। तो ये एक टेबल में समराइज करके दे दिया आपको। वैसे आपको ऑलरेडी आता है क्योंकि आपको पता है, देखो ये यहाँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के दो पार्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, हमने पढ़ाई है। तो सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, जैसे टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और इसमें क्या होता है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो कार की क्वांटिटी क्या होगी, वो नेगेटिव होता है। तो ये सारी चीजें वहां लिखी हुई है, बस शॉर्ट में ये सब आपने पढ़ा ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। तो इस तरीके से ऐसे सप्लाई में भी आ सकता है। तो एक टेबल मैंने बना के डाल दी है। अनन्या शायद आपके पास नहीं है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको तो Sir, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। क्योंकि आपको मैंने नोट्स बहुत पहले दे दिए थे, है ना। Yes, sir. फिर मैंने आप अपडेट किया था इसको। तो अब आप चाहो तो एक साथ पूरे का ले लो, चाहे अलग अलग लिया है तो एक साथ ले लो पूरा, है ना। तो ये ऐसे इसके मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको पता लगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा, फिर कैसे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। वैसे थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताओ, नहीं तो डिटेल में बताऊँ थोड़ा।